हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू कराए जाते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर रहने वाली है, जिसमें आपको हिस्ट्री के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, किस धर्म से रिलेटेड हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन मत। ठीक है, देखिए जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, तो उसी को श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो जैन धर्म के, यानी जैन मत के जो है हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैन मत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है जातक कथा। ठीक है, जातक कथा संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए जातक कथाएं जो है वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध से। ठीक है, तो जातक जो कथा है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। गौतम बुद्ध से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है किस सिख गुरु ने, ठीक है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह, ठीक है, क्या बताया गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर आपको बताना है कि आपके जरिए से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि किस सिख गुरु ने, आपसे गुरु का नाम पूछा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, ये आपको बताना है कि किस गुरु ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री गुरु अमरदास। ठीक है, श्री गुरु अमरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, तीसरे गुरु थे, तीनवे गुरु थे कौन, तो श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास जो थे वो सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, तीसरे गुरु थे और इन्होंने जो है आनंद कारज के नाम से जो है वो सिख विवाह समारोह की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, ठीक है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, उसके शासनकाल में उसके जो कार्यकाल के दौरान, ठीक है, किस विदेशी यात्री जिसने भारत का दौरा किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया, तो आपको उसका नाम बताना है कि वह यात्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाहियान। ठीक है, फाहियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था और जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, पूछा जाए कि फाहियान कौन था, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा, ठीक है, फाहियान का यात्रा का उद्देश्य क्या था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाहियान की यात्रा का जो उद्देश्य था वह क्या था, तो बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। ठीक है, बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। ठीक है, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय या कहें विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत का दौरा इसने किया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा गया है कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। कुल वेदों की संख्या जो है वो कितनी है, कुल वेदों की संख्या क्या है, कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 वेदों की संख्या है। ठीक है, 4 वेद हैं, कुल वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किससे अवशेष पाकिस्तान में, मतलब किसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं।
प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष जो है पाकिस्तान में हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने जो तीन नाम दिए गए हैं, जैसे कि हड़प्पा दिया गया है, मोहनजोदड़ो दिया गया है और कालीबंगा दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान में हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा है उसके अवशेष पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है, और बी जो मोहनजोदड़ो है उसके भी अवशेष जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल, अफ्रीकन, अंग्रेज और आर्य। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का उसका अर्थ यह है कि पहली बार यानी प्रथम बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग जो थे आर्य थे, ठीक है, जिनका अस्तित्व जो है 1500, ठीक है, क्या है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से जो है वो 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य, ठीक है। और ये इनका जो अस्तित्व है वो कब माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। इनका जो अस्तित्व रहा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल कब आए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारत में जो मुगल आए थे वो 1526 ईस्वी में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ ये है कि वेद जो कि 4 है, ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, अभी हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 है, उसमें से सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पहले प्रथम वेद कौन सा है कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके जरिए से, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद, क्योंकि पहले नंबर पर जो आता है वो ऋग्वेद ही आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। और अगर पूछा जाए वेदों में से सबसे नवीनतम या सबसे अंतिम वेद जो है वह कौन सा है, तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप जरूर ही पढ़कर जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को सुमिलित करें, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबद्ध स्थलों को सुमिलित करें, यानी कि उनको हमें सुमिलित करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है ए, जन्म स्थान दिया गया है। तो जन्म स्थान उनका कहाँ पर है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पर ये मैच बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, तो बिल्कुल सही है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें तो बोध गया में ही हुई थी। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ये जो है बी 2 में मिल जाएगा, ठीक है। सी में देखते हैं, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है, प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था। तो सी जो है वो तीसरे में मिल जाएगा। अगला है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो डी जो है वो चौथे में मिल जाएगा, यानी 4 नंबर में मिल जाएगा। तो देखिए A1, ठीक है, A1, B2, C3 और D4 ये किसमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, A1, B2, C3, D4। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर ही पढ़कर जाइएगा और आपने ज्यादातर एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा होगा आते हुए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है कि कहाँ से। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और यह भारत का आदर्श वाक्य, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो सत्यमेव जयते है, ठीक है। यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और यह जो है वो भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है,
इसमें से आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामायण, क्योंकि रामायण जो है वो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में, ठीक है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है। मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ है या प्रारंभ है, इसमें जो है लगभग कब से संकेत मिलते हैं, मतलब मूर्ति पूजा के कब से संकेत मिलते हैं, किस कार्यकाल से मिलते हैं, किस काल से मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है आपके जरिए से कि क्या आ सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यों के काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आर्यों के काल से। ठीक है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है, तो आर्यों के काल से जो है सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपनिषद जो है, ठीक है, वो किसकी व्याख्या करता है, आपसे ये पूछा गया। देखिए थ्योरी से रिलेटेड ये जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आराम से दे सकेगा। तो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है हर एक एग्जाम के लिए वो थ्योरी रहती है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है कर सकोगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। देखिए इस तरह के जो व्याख्या करते से क्वेश्चन आते हैं वो ही कर सकता है जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दिया गया है निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की जो है जो व्याख्या करता है उपनिषद। ठीक है, जो उपनिषद है वह किसकी व्याख्या करता है, तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कौन सी, ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, यानी कि सिंबॉलिक है। ठीक है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है या सिंबॉलिक है कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके जरिए से, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दहेज प्रथा, क्योंकि सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल में जो मिलती है, यानी कि ऋग्वैदिक काल की जो प्रतीक है वो दहेज प्रथा मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर ही बन सकते हैं। ठीक है, दिया गया है सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है, किस चीज का निर्यात किया जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किस चीज का। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूती वस्त्र, दूसरा है सोना और तीसरा है मिट्टी के बर्तन, चौथा है काली मिर्च। तो यहाँ पर आपको अपना राइट आंसर बताना है कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किस चीज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती वस्त्र का, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इस जो क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट रह गया है तो प्लीज हमें वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छी क्लास के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।